हमारी बॉडी कुछ अमेजिंग अडेप्टेशन से गुजरती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं और इन अडेप्टेशंस या चेंजेस की वजह से फिटनेस इंप्रूव होती है। अब हम अक्सर इन चेंजेस को मसल की स्ट्रेंथ और साइज के इंप्रूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं या फिर हार्ट की स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट के साथ सोचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लड भी एक्सरसाइज के रिस्पॉन्स में चेंज होता है? ये बहुत ही इनक्रेडिबल है। तो आज की वीडियो में कैडेवर की मदद से हम इन अडेप्टेशंस और चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो ब्लड में होते हैं और ये कैसे फिटनेस को इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को और जानते हैं कि आखिर एक्सरसाइज से हमारे ब्लड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो क्या तुम लोग तैयार हो एनाटॉमिकल ऑसमनेस के लिए? तो चलो शुरू करते हैं पंप से। और ये प्रोबेबली कोई बड़ी सरप्राइज नहीं होगी कि हार्ट ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में। अब 3 अलग अलग टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसमें से एक टाइप हमारी अडेप्टेशन स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला टाइप जो मैं मेंशन करने वाला हूँ वो है आर्टरीज। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं और ज्यादातर केसेस में ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं और ये ब्लड को अलग अलग टिश्यू तक डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और इस केस में चलो बात करते हैं क्वाड्स की एज एन एग्जाम्पल। मान लो हम क्वाड्स एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्लड वहां तक पहुंचता है इस आर्टरी के थ्रू जो आप यहाँ देख सकते हो। इसे फेमोरल आर्टरी कहते हैं और इस फेमोरल आर्टरी से छोटी आर्टरीज या आर्टेरियोल्स निकलते हैं जो इंडिविजुअल मसल तक जाते हैं और ये आर्टरीज फाइनली जाते हैं दूसरे टाइप के ब्लड वेसल में जिसे कहते हैं कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज ही हैं जिन पर हमारा पूरा फोकस रहने वाला है, क्योंकि ये अमेजिंग छोटी एक्सचेंज वेसल्स होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट को टिश्यू और ब्लड स्ट्रीम के बीच एक्सचेंज कराती हैं। तो हमारे पास हो सकता है कार्बोहाइड्रेट्स हो और दूसरे एनर्जी सोर्सेज हो और ऑक्सीजन हो जो कैपिलरीज से वर्किंग मसल में डिफ्यूज होते हैं और फिर CO2 और दूसरे मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स वो मसल से बाहर आके कैपिलरी में चले जाते हैं। ये एक एक्सचेंज होता है। अब ये मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स ब्लड कैपिलरीज से निकल के वेन्स में चले जाते हैं और फिर वहां से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते हैं और हमारी बॉडी में अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं जो मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट को हैंडल करते हैं। अब वापस आते हैं कैपिलरीज में और इन चीजों में से एक अडेप्टेशन जो कंसिस्टेंट रहती है एक्सरसाइज के साथ वो है एक्चुअली हमारा इंक्रीज कैपिलराइजेशन, या दूसरे शब्दों में लिटरली कैपिलरीज की क्वांटिटी बढ़ जाना या फिर उनका ग्रो करके मसल टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट करना। अब हाँ, ज्यादा कैपिलरीज ग्रो करना टेक्निकली ब्लड के अंदर चेंज नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास इंक्रीज नंबर ऑफ कैपिलरीज हैं तो इससे और ज्यादा ट्यूबिंग होगी और उन एक्स्ट्रा ट्यूब्स के अंदर हमारी बॉडी और ज्यादा ब्लड भर देती है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी ब्लड वॉल्यूम बढ़ा देती है, मतलब टोटल ब्लड का अमाउंट इन रिस्पॉन्स टू कंसिस्टेंट एक्सरसाइज। और आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास ज्यादा ब्लड हो तो हम ज्यादा न्यूट्रिएंट वर्किंग मसल्स तक ले जा सकते हैं और फिर मसल्स और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बीच में जो एक्सचेंज है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है और मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट को उन वर्किंग मसल से ज्यादा इफेक्टिवली निकाल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन है जो ब्लड के साथ होती है। ओवरऑल अमाउंट या वॉल्यूम इंक्रीज होता है और इस वजह से ब्लड की कैरिंग और एक्सचेंज कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन एक और अडेप्टेशन है जिसे हमें कंसीडर करना है और उसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ब्लड एक्चुअली बना किस चीज का होता है। ब्लड को हम 2 कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एक है फ्लूइड कंपोनेंट जिसे हम टिपिकली कहते हैं प्लाज्मा, जो मेनली वाटर से बना होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलाइट और प्लाज्मा प्रोटीन भी मिक्स होते हैं। तो आखिर हम ब्लड वॉल्यूम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? देखो, ये होता है पानी और इलेक्ट्रोलाइट लेने से, और लीवर भी हेल्प कर सकता है ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन क्रिएट करने में। लेकिन ब्लड का एक कंपोनेंट है जो हमें अब कंसीडर करना होगा, सेलुलर कंपोनेंट। हाँ, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स भी होते हैं जो ब्लड का पार्ट होते हैं, लेकिन वो सेल टाइप जिसके बारे में हम ज्यादा कंसर्न है एक्सरसाइज के कॉन्टेक्स्ट में वो है एरिथ्रोसाइट्स यानी कि RBC। और आप में से बहुत से लोगों ने रेड ब्लड सेल यानी कि RBC के बारे में सुना होगा और आपको शायद ये भी पता होगा कि इनका एक मेन काम होता है लाइफ में और वो है ऑक्सीजन को कैरी करना। तो अगर हमने अपने ब्लड के फ्लूइड कंपोनेंट को इंक्रीज किया या ओवरऑल वॉल्यूम को बढ़ाया तो ये लॉजिकली लगेगा कि हमने RBC का नंबर ही बढ़ाया है और हमारी बॉडी ये करती है ज्यादा RBC प्रोड्यूस करके हमारे रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो बोन टिश्यू के एक बहुत ही गहरे हिस्से में मिलता है जिसका नाम है स्पॉन्जी बोन। तो हमने कैपिलरीज का नंबर बढ़ाया जो मसल टिश्यू में घुस जाती हैं। अब उन कैपिलरीज को फिल करने के लिए हमारे पास ज्यादा ब्लड है। इसका मतलब मैं अब ज्यादा फ्लूइड, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और ज्यादा RBC मसल्स तक ले जा सकता हूँ, जो मतलब ये हुआ कि ज्यादा ऑक्सीजन भी मसल तक जाएगा। और अगर तुमने अपनी किताबें गलती से खोल ली होंगी, वो बात अलग है, तुम ऐसी गलतियां नहीं करते, तो तुम्हें पता होगा कि जब मसल के पास ज्यादा ऑक्सीजन और एनर्जी सोर्स होते हैं तो वो ATP यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट
यानी कि सेल की एनर्जी करेंसी ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस करता है। और अगर मसल्स के पास ज्यादा एनर्जी होती है तो बेशक सी बात है कि फिटनेस और एथलेटिक परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो इन अडेप्टेशन में सबसे अच्छे से वर्क करती है, और ज्यादा सोचने की लोड नहीं है, इन एक्सरसाइजेज पे हम अभी बात करते हैं। अब चलो ये डिस्कशन शुरू ही कर देते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट स्टिमुलेट करती है इन अडेप्टेशन को। और मान लो कोई इंसान है जो डी ट्रेन्ड है या डी कंडीशन है, काफी टाइम से एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, बिल्कुल मेरी तरह, और अब वो अपने सोफे से उठकर किसी भी एक्सरसाइज रूटीन में जाता है तो उस सिचुएशन में उसे मिल जाता है कुछ लेवल का इंक्रीज्ड कैपिलराइजेशन और ब्लड वॉल्यूम, चाहे वो किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करे। लेकिन एक पॉइंट आता है जहां कुछ स्पेसिफिक टाइप की एक्टिविटीज इन अडेप्टेशंस को और भी अच्छे से स्टिमुलेट करती हैं, और ऐसी एक्सरसाइजेज जनरली एंड्योरेंस बेस्ड होती हैं, जैसे कि स्टेडी स्टेट कार्डियो, जिसमें वेरियस एक्सरसाइज आती हैं जैसे कि रनिंग हो गई या फिर साइकिलिंग हो गई। अब अगर हमारे वीडियोस आप पहले से देखते हैं या आप कभी एंड्योरेंस एथलीट कम्युनिटी का पार्ट रहे हैं तो शायद आपको जोन्स के बारे में पता होगा। मैं अक्सर जोन 2 के बारे में बात करता हूँ। जोन 2 एक ऐसी इंटेंसिटी लेवल होती है जहाँ आप रन तो कर रहे हो लेकिन आप फिर भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो उस इंसान के साथ जो आपके साथ भाग रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप इन अडेप्टेशन को स्टिमुलेट नहीं कर सकते अगर आप जोन 3 या जोन 4 जाते हो या थोड़ा और इंटेंस इंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हो। बस एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी होगी वो ये है कि जोन 2 में आप काफी ज्यादा एक्सरसाइज वॉल्यूम अक्यूमुलेट कर सकते हो, और यहाँ मैं एक्सरसाइज वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, ब्लड वॉल्यूम की नहीं। और आप पूरे वीक में काफी ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हो बिना बर्नआउट या ओवरथिंक के, और इस वजह से आपको काफी सॉलिड स्टिमुलस मिलता है। यानी अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो जोन 2 का मतलब है आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि आपका डबल मुनाफा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं हम फास्ट ट्विच फाइबर्स को टारगेट करते हैं और उनसे रिलेटेड अडेप्टेशंस मिलती है, क्योंकि फास्ट ट्विच फाइबर्स उतना ज्यादा ब्लड या ऑक्सीजन यूज नहीं करते जितना स्लो ट्विच फाइबर्स करते हैं। अब एक और तरीका है जिससे ब्लड वॉल्यूम, कैपिलराइजेशन और रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, और वो होता है कुछ स्पेसिफिक टाइप की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से। लेकिन यहाँ फोकस होना चाहिए एंड्योरेंस स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये एक्सरसाइज हो सकती हैं जैसे पुश अप टिल फेलियर, या बॉडी वेट मूवमेंट्स जैसे कि स्क्वाट्स, या कोई भी एक्टिविटी जिसमें 15 से 20 रेप्स करते हैं और जिसमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस डेवलप करते हो। और ये ही वो टाइप की एक्सरसाइजेज हैं जो अडेप्टेशन को स्टिमुलेट भी करती हैं और उनका मैक्सिमम बेनिफिट भी उठाती हैं। फॉर एग्जांपल, तुम ज्यादा पुशअप्स कर पाओगे तो तुम ज्यादा दूर तक रन कर पाओगे ज्यादा इफेक्टिवली। और ऑनेस्टली ये किसी के लिए भी नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जिन्होंने कभी ना कभी लाइफ में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की हो उन्हें यूजुअली पता होता है कि कौन सी एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, कौन सी कितनी जरूरी है और किस तरीके की एक्सरसाइज चाहिए किस तरीके के कॉम्पिटिशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात समझाऊं तो समझो कि आपको एक मैराथन रन करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप ज्यादातर टाइम रनिंग में लगाना चाहोगे। हम किसी मैराथन रनर को जाकर ये नहीं कहेंगे कि जा पुत्र जाके डंबल उठा ले। हाँ, हम थोड़ा बहुत मिक्स करते हैं और थोड़ा बहुत इनकॉर्पोरेट भी करते हैं, लेकिन सिर्फ उतना जितना जरूरी होता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे, वेल ग्रेट जोनाथन, मैं उन लोगों में से हूँ जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पसंद करते हैं, मेरा मेन गोल है स्ट्रेंथ, या शायद मैं कोई ऐसा एक्सप्लोसिव स्पोर्ट खेलना चाहता हूँ जिसमें एनारोबिक कंपोनेंट काफी स्ट्रॉन्ग होता है, लाइक बास्केटबॉल। तो आप सोच रहे होंगे ये अडेप्टेशन आपके काम की नहीं है। वेल हाँ या नहीं, ये सच है कि इंक्रीज्ड कैपिलराइजेशन, ब्लड वॉल्यूम, ज्यादा रेड ब्लड सेल और ज्यादा ऑक्सीजन, ये सब चीजें किसी इंसान के 1 रेप में या 4 से 6 हैवी रेप्स के सेट्स में या एक वर्टिकल जंप में या फिर एक बास्केटबॉल स्प्रिंट में कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालती हैं। लेकिन फिर भी हमें ये पता है कि फास्ट ट्विच फाइबर्स जब काम करते हैं तो वो मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे लैक्टिक एसिड। उन मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स को फनल किया जा सकता है नियर बाय स्लो ट्विच फाइबर के अंदर, एक ही मसल ग्रुप के अंदर, और स्लो ट्विच फाइबर्स उन बाय प्रोडक्ट्स को एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकते हैं और वो डायरेक्टली बेनिफिट करते हैं ज्यादा ऑक्सीजन, ब्लड वॉल्यूम और कैपिलरीज से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान हैवी वेट ट्रेनिंग कर रहा है या कोई बास्केटबॉल प्लेयर है तो वो ज्यादा फास्ट रिकवर कर सकता है अपने वर्किंग सेट्स के बीच में या ड्यूरिंग फ्री थ्रोज जब गेम रुकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके मसल्स अभी अडेप्टेशन में मौजूद हैं। तो हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि एक वेट लिफ्टर या बास्केटबॉल प्लेयर अपना पूरा दिन स्टेडी स्टेट कार्डियो करे या फुल टाइम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस एक्टिविटी में घुसा रहे, लेकिन हम थोड़ा स्प्रिंकल जरूर कर सकते हैं ये ट्रेनिंग एलिमेंट उनके ओवरऑल प्रोग्राम में, ताकि वो एंजॉय कर सकें अपनी फास्टर रिकवरी, जो कि अपने आप में एक कमाल की चीज होती है। और सच बताऊं तो ये एकदम मजेदार एक्सपीरियंस था मेरा एक्सरसाइजेस के बारे में आपको बताने का, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा।
एक्सरसाइज बिल्कुल चाय में चीनी की तरह होती है, अगर कम पड़ जाए तो भी दिक्कत है, ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो की नॉलेज आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और सोच समझकर अपने लिए एक एक्सरसाइज रूटीन बनाएंगे, मेरी तरह नहीं कि घर पर बस सोफे पर पड़े रहेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आप थैंक यू कहना चाहते तो बिल्कुल कहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपनी क्रश के साथ ताकि वो तुम्हें क्रश कर दे। अब मैं चलता हूँ, मुझे रील्स देखने।